साथियों नमस्कार। साथियों, अभी एक मामला काफ़ी चर्चा में है और इसके बारे में कोर्ट में केस भी चल रहा है, जहां पर सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो की वोटर लिस्ट में जो नाम आया था 1980 में, उसको लेकर के पिटीशन डाली है एक ने, जिस पर केस चल रहा है। और सोनिया गांधी कह रही हैं कि भाई जिसने मेरे को वोटर लिस्ट में डाला उसको पकड़ो, मेरे को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो। पूरा मामला क्या है मैं बताता हूं आपको, और किस तरह से ये लेडी तब से लेके अब तक कई ऐसी रहस्यमयी चीज़ें कर चुकी है जिसको लेकर के डाउट क्रिएट होता है। और एक जांच होनी चाहिए जिसमें देशवासियों को विश्वास हो सके कि ये लेडी किसी की तरफ से आई नहीं है और देश कॉम्प्रोमाइज नहीं है। खैर, हुआ क्या है, हुआ ये था कि 1980 की वोटर लिस्ट में एंटोनियो माइनो और सोनिया गांधी का नाम देखा गया। जब तक इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप भी हासिल नहीं करी थी, तो आपने नागरिकता नहीं ली और वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो सबसे बड़ी वोट चोरी तो यही है। राहुल गांधी इस पर जवाब दें, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर धीरे से 1982 में इनका नाम हटा दिया गया और फिर 1983 में इनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई और फिर इनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। तो ये जो मजाक चलता था उस समय इंडिया में, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जो इंदिरा गांधी कह देंगे वो होगा। और ये तो फर्स्ट फैमिली समझते हैं अपने आप को देश की, यानी कि सभी नियम कायदे कानूनों से ऊपर है ये। बहरहाल, तो इस मामले को लेकर के पिटीशन डाली गई है जिस पर सुनवाई हो रही है। और इनका कहना यह है कि जिन्होंने मुझे वोटर लिस्ट में डाला उनसे बात करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो ये कौन सी बात होती है? जब तक आप अपने दस्तावेज नहीं दोगे, जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे, आप अपनी तरफ से अर्जी नहीं दोगे, आपका नाम कैसे आ जाएगा? आप बताइए। अगर ऐसे ही नाम आने लग गए फिर तो हर कोई भारत का नागरिक है, जो भी घुसपैठिया भारत का नागरिक है, लेकिन डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो रहस्यमयी है इस महिला के लिए, इसको लेकर के, वो है 1968 में जब मैं इसका इतिहास लेकर के बैठा, मैंने कहा देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई। 1968 में इसने राजीव गांधी जी से शादी करी। शादी करते समय कैसे हुई, क्या हुआ, मतलब कैसे दोनों तैयार हुए शादी करने के लिए, वो यही जाने, बट हो गई। चलो, भारत आई। भारत आने पर इन्होंने भारत की, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है पीएम हाउस में ही गए, वहाँ इन्होंने क्या किया 1-2 महीने तक नहीं पता। उसके बाद इन्होंने यात्राएं स्टार्ट करी, जिसमें सबसे पहले ये लेडी अहमदाबाद के इसरो के लैब में ये गई और उन्होंने कहा कि मुझे इसरो देखना है। तो ये बताओ, तुमको इसरो से क्या मतलब है? तुम कहते ताजमहल देखना है तो समझ में भी आता, इसरो देखने का क्या मतलब था? सवाल उठता है। तुमने इसरो देखा, उस समय कई सारे कार्यक्रमों पर काम चल रहा था, कई खोजें जारी थी और इसरो नया नया बना था और इसरो के फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, जो इसको लेकर के गए थे। देखा यह गया कि 1971 में, यानी ठीक 2.5-3 साल बाद, विक्रम साराभाई की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। खबर आती है कि इनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा है, उससे ये मर गए हैं। उसके बाद कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि पड़ा भी था नहीं पड़ा था, क्या है क्या नहीं है। और आप जान के हैरान होंगे, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक टोटल 1500 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं। ये वो वैज्ञानिक थे जो या तो किसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, या स्पेस से संबंधित किसी कार्यक्रम पे काम कर रहे थे, या इंजन बना रहे थे PSLV GSLV के लिए, जो आजकल आप देख रहे हैं, और या फिर ये वो साइंटिस्ट थे जो बहुत टैलेंटेड थे, इसरो के साथ जुड़े हुए थे। अमेरिका ने इनको अप्रोच किया था कि नासा में आके काम कर लो, पर इन्होंने मना कर दिया था। ऐसे कई हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, लिस्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हु डाइड मिस्टीरियस डेथ। न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, 2015 का फैक्ट है, अभी पुराना है काफी। होमी जहांगीर बाबा, रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई एयर क्रैश में। 2009 से 2013 के बीच में 10 ऐसे साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं जो एटॉमिक एनर्जी से संबंधित काम कर रहे थे। 10। लोकनाथन महालिंगम 2009 में, इनकी भी रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, 8 साल से काम कर रहे थे एटॉमिक पावर स्टेशन पे। ठीक है, इसके बाद इनका बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, अब मैं डेप्थ में नहीं जा रहा। उमा राव, ये भी रिटायर्ड साइंटिस्ट थे, बार्क की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की। इनको भी जो है
रहस्यमय तरीके से मार दिया गया। रवि मुले या म्यूल, जो भी इनका नाम था, ये भी NPCL में काम कर रहे थे और कई दिनों तक मिसिंग थे। बाद में पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई है। 2010 में M अय्यर, ये भी बार्क में काम, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे, इनकी भी इनके घर में रहस्यमय तरीके से मृत्यु पाई गई और पुलिस ने कहा कि अनएक्सप्लेन, समझा नहीं सकते कैसे मरी है, पता ही नहीं चला। फिर के जोशी, अभीश शिवम, INS अरियंत, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर काम कर रहे थे, रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग, ये दोनों बार्क के थे, इनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई 2009 में। मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये भी ये इसके थे, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, इनकी 2012 में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। ठीक है, सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ये बार्क के हैं 27 साल के साइंटिस्ट, इनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। ठीक है, डालिया नायक, इनके भी 35 साल के थे। ये सब आप देख रहे हो, ऐसे तमाम हैं, किस किस का मैं नाम लूँ, और नीचे वेबसाइट दी हुई है, इसे खोल करके आपको और मिल जाएंगे, सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ऐसे तमाम नाम हैं और आप गौर करिए, सबके सब युवा हैं। अब युवा आदमी को इतने हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, ये तो केवल न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात करिए, टोटल 1500 से भी ज्यादा मारे जा चुके हैं। तो सवाल उठता है, इसलिए जब कोई आते, विदेशी आते, ये कहे कि हमें इसरो दिखाओ, बार्क दिखाओ, NPCL दिखाओ, तो डाउट क्रिएट होता है। उसी डाउट की मैं चर्चा कर रहा हूं एंटोनियो माइनो को लेकर के। ठीक है जी। अब विक्रम साराभाई जी के साथ क्या हुआ आपको मैंने बता दिया 1971 में, और उसके बाद अगली घटना वही वोटर ID वाली बात है, जो 1980 में इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था और फिर बाद में जाकर के नागरिकता ली 1983 में। अब सवाल ये उठता है, आप 1968 में भारत आ गई थी ब्याह करके, तो फिर आपको नागरिकता लेते लेते 15 साल हो गए। 15 साल तक आप भारत में वीजा पे थी, इटली की ही नागरिकता आपके पास थी। ऐसा क्या कारण था कि 15 साल तक आपने नागरिकता नहीं ली? सवाल उठता है। ये चीजें हल्की नहीं है। आप भारत के होने वाले प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री के बेटे से ब्याह के आई हैं और भारत की नागरिकता ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है किसी ऑपरेशन पे आई है, ऑपरेशन खत्म होते में निकल लूं। बहरहाल उसके बाद खबर आती है 1988 की, जब राजीव गांधी, ये बड़ा केस है, ये भी मुझे उस रिसर्च में पता चला, जब राजीव गांधी इनको एंटोनियो माइनो को लेकर के नेपाल गए थे और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराना चाहते थे। पशुपतिनाथ मंदिर वालों ने मना कर दिया कि ये रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियंस इस मंदिर में अलाउ नहीं है, इस मंदिर में सिर्फ हिंदू जा सकते हैं। राजीव गांधी ने अपने प्रभाव का बड़ा कोशिश किया, क्योंकि PM थे उस वक्त, उन्होंने कहा मैं PM हूँ, मैं कहता हूँ करवाओ। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये नियमों के खिलाफ है, हम दर्शन नहीं करा सकते। इस बात से राजीव गांधी इतने ज़्यादा खफा हो गए कि भारत आने के बाद नेपाल पर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी। तो नेपाल से आने वाला माल भारत में महंगा हो गया, जैसे ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी। और नेपाल की जो ग्रोथ रेट है वो 9.7% चल रही थी, जो गिर करके 1.6% पे आ गई थी। साथ ही नेपाल के साथ ब्लॉकेड रहा हमारा 15 महीने का, यानी कि लगभग बॉर्डर क्लोज कर दिया गया और नेपाल से आने वाली मोटे तौर पर ज़्यादातर चीज़ें बंद हो गई थी। जिसके बाद नेपाल किसके पाले में गया? चाइना के पाले में। और तब से नेपाल ने चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करी और चाइना लगातार संबंध बना रहा है। और फिर नेपाल और भारत के संबंध वैसे नहीं हो पाए जैसे पहले थे। ठीक है, कई बार स्थिति ऐसी आती है कि नेपाल बैलेंस कर लेता है इंडिया चाइना में, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि हम तो पूरी तरह से भारत के ही हैं ना। किसकी वजह, किसके ईगो की वजह से? एंटोनियो माइनो के ईगो की वजह से। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे नेपाल हमसे दूर कर दिया गया, किसने? इस लेडी ने। उसके बाद आगे बढ़िए, 2004 में जब चुनाव हुए तो किसी को बहुमत नहीं मिला, कुछ सीटों का फर्क रहा बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस कामयाब रही अपने साथ दलों को जोड़ करके सरकार बनाने में और यूपीए की सरकार बनी। यूपीए की सरकार बनते ही ये एंटोनियो माइनो देश की PM बनना चाह रही थी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं बनने दिया कि आपको भी मार देंगे, जैसे पिताजी को मार दिया था, इंदिरा गांधी जी दादी को मार दिया था। तो उनके प्रेशर की वजह से नहीं बन पाई, लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरह से PM के पद तक पहुंचूंगी।
फिर इसने क्या किया, मनमोहन सिंह जी को पीएम बना दिया, उनके ऊपर एक काउंसिल बनाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके कहने पर पीएम साहब काम करेंगे, जिसकी सलाह पर पीएम काम करेंगे। और इस काउंसिल की अध्यक्ष थी ये, यानी कि वो केवल नाम मात्र के पीएम थे मनमोहन सिंह जी, सारे फैसले इनके थे। और इसीलिए आप देख रहे हो भारत में कितने अटैक्स हुए, पाकिस्तान ने कितने अटैक्स किए, 26-11 हो गया, भारत ने कोई जवाब नहीं दिया किसी को। जो हो रहा है होने दो, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कि हम जवाब देने लायक नहीं थे, हम तो उसे ख़त्म कर देते पाकिस्तान को, लेकिन नहीं किया गया। अब आप समझ जाइए कितने करप्शंस हुए, कितनी चीज़ें लीक हुई होंगी, बहुत केसेस आते थे, सब हुए उस कार्यकाल में। और इतना ही नहीं, उस समय तो हालत ये हो गई थी कि आप 2G स्पेक्ट्रम देख लो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां करप्शन नहीं था और जहां पर मनमानी ना हो रही हो। देश ऐसे चल रहा था जैसे कोई शादी ब्याह में कोई भी कुछ भी कर रहा होता ना, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात, उस दौरान जितने भी सिग्निफिकेंट पोस्ट थी, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गए, सॉलिसिटर जनरल हो गए, है ना, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, यहाँ पर सारे टॉप पदों पर वो लोग बैठे हुए थे जो इनके पसंदीदा थे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो टॉयलेट में जाकर के फ़ोन करके पूछते थे, मैडम क्या करना है बताइए। इतने बड़े चमचे बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया था इंदिरा जयसिंह का किस्सा, वो किस तरह से 2009 से 2014 तक भारत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रही है। इनकी पसंद थी। ये वही लेडी है जिसने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए पिटीशन दी, याकूब मेनन की फांसी को रुकवाने के लिए पिटीशन दी। 2012 में दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था 23 साल की लड़की के साथ, उसके आरोपियों को जब फांसी मिल रही थी तो उस फांसी को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया और निर्भया की माँ से बोला कि इनको माफ़ कर दो आरोपियों को। ये वो इंदिरा जयसिंह वही थी जो अभी यूजीसी की गाइडलाइंस बनी है, सारा फ्रेमवर्क उसी ने तैयार किया था। वो अभी कोशिश कर रही है कि जो फिजिकल रिलेशन है उसकी जो उम्र है वो 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। और यही वो है जो रोहिंग्यास को, इसका एक एनजीओ भी है इंदिरा जयसिंह का, जो रोहिंग्यास को सिटीजनशिप दिलाने में मदद करता है। और यही इंदिरा जयसिंह है जो सीए के ज़रिए हिंदुओं को जो सिटीजनशिप भारत की मिल रही है उसका पूरा विरोध कर रही है। ऐसे लोग इनकी पसंद थे, देख लीजिए आप। इसलिए चूंकि इनका केस चल रहा है आजकल, ये न्यूज़ में देखो, न्यूज़ में बहुत आ रहा है, 8 फरवरी की बात है, तो मुझे लगा इनका थोड़ा काला चिट्ठा निकाला जाए, तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी जो मोटी मोटी बातें सामने आई हैं। अब ये किताब भी है रेड साड़ी, उस किताब में और कुछ है, इनके बारे में बहुत कुछ है। उस किताब को रोकने का पूरा प्रयास किया था कांग्रेस ने कि ना छपे ना छपे ना छपे, बट अल्टीमेटली छप गई और उस किताब में इनके बारे में बहुत कुछ है। ये कैसे काम करती थी, कैसे डिसीजन लेती थी, किससे बात करती थी, क्या करती थी। बताया जाता है फिक्शनल है, झूठी है, सच्ची कहानी नहीं है, बट किताब पढ़नी पड़ेगी, पढ़ी मैंने है नहीं अभी, तो इस पर तो मैं रिसर्च करूँगा, अभी और करूँगा। ये तो मैं मोटी मोटी बात बताने के लिए वीडियो बनाया था। खैर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।